हेलो। आवाज आ रही है, राइट? हाँ। हाँ। ठीक है। सो देखो, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जावा के बारे में बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जावा होती क्या है। और ये बेसिकली जावा का ही पहला ही वीडियो है, राइट? तो इसमें हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे कि जावा क्या होता है, क्यों जरूरत है जावा की, जावा के अंदर जेडीके, जेआरई, जेवीएम वगैरह क्या होते हैं। और एक एक छोटा सा प्रोग्राम लिख करके देखेंगे कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं जावा के अंदर में, तो क्या पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो होता है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जावा बेसिक के रूप में, ठीक है? तो ठीक। जावा बेसिक फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले अगर हम बात करें जावा होता क्या है, तो मोस्टली पता ही होता है लोगों को, तुमको भी पता ही होगा कि जावा तुम्हारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक हम्म। प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम अपने प्रोग्राम को, जो तुमने जावा के अंदर प्रोग्राम लिखा है, उसको रन करा सकते हो। ठीक है। अब जावा डेवलप कब हुआ था? जावा तुम्हारा डेवलप हुआ था बाय सन माइक्रो सिस्टम्स इन 1995। और अभी के टाइम पे ओरेकल उसको ओन करती है जावा को। मतलब जावा के अंदर अगर कुछ चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो अभी ओरेकल ओन करती है। ओरेकल उसमें चेंजेस वगैरह करके, जैसे नाम सुना होगा कि जावा का भी 21, 23 ऐसे कर करके न्यू न्यू वर्जन्स आते रहते हैं मार्केट में। तो जो भी चेंजेस होती हैं वो अभी ओरेकल कर रही होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि जावा है क्या? तो जैसे कि हमें समझ में आया कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है बेसिकली? तो जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, राइट? अब इस कंप्यूटर से अगर कोई काम तुमको करवाना है, तो उसके लिए तुम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, जिसको हम बोलते हैं कि कोड है ये, राइट? तो हम्म। कोड को किसी ना किसी लैंग्वेज में तो लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कंटेंट तो एक चीज हो गई कि क्या बात कर रहे हैं, बट कोई ना कोई माध्यम तो है जिसका यूज करके हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर में, तो उसी तरीके से जो भी कंटेंट तुम लिखना चाहते हो, कंप्यूटर में कोई कोड लिखना चाहते हो, तो उसको एक लैंग्वेज के थ्रू लिखते हो। सिमिलरली जावा तुम्हारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे ही तुम्हारा मार्केट में सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, बट जावा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है। तो जावा आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ठीक है, मार्केट में बहुत सारे लैंग्वेज है, बट जावा ही क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना? तो देखो, वैसे तो सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जावा तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा, पाइथन। तो सी थोड़ा ओल्ड हो गया, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। जावा और सी प्लस प्लस ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें तुम ऑब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करते हो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जावा तुम्हारा अभी लेटेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट इज वन थिंग। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावा, कि क्यों जावा पढ़नी चाहिए, बिकॉज जावा तुम्हारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये शायद समझ में नहीं आया हो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर तुमने एक पीस ऑफ कोड लिखा, अगर वो पीस ऑफ कोड तुमने लिखा है लेट सपोज विंडो मशीन पे, ठीक है, सेम पीस ऑफ कोड तुम्हारा रन करेगा किसी दूसरे मैक मशीन पे या कोई लिनक्स मशीन पे। अगर रन कराओगे तो सेम पीस ऑफ कोड रन करेगा। ठीक है। इसका मतलब होता है कि जावा को तुम एक बार लिख सकते हो, एक बार लिखने के बाद जब उसको कंपाइल वगैरह करके रख लोगे, तो उसको किसी भी मशीन पे रन करा सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या बाकी के जो तुम्हारे सी सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस थे, क्या वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थे क्या? तो बाकी के जो तुमने सी सी प्लस प्लस पढ़े है ना, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस थे। अब मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, और जावा सबसे बड़ी बात कि बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। मतलब बहुत सारी कंपनीज में तुम्हारा जावा बहुत ही हैवली यूज होता है। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जावा तुम्हारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब सी और सी प्लस प्लस जो था तुम्हारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। तो जब तुम सी या सी प्लस प्लस में जब कोड लिखते थे, राइट, जैसे अगर तुमको थोड़ा बहुत आइडिया हो तुम लोगों को कि सी सी प्लस प्लस में कैसे कोड लिखते थे, तो तुमने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे। अब ये सेम पीस ऑफ कोड जो तुम्हारा कंप्यूटर है, लेट सपोज ये तुम्हारा कंप्यूटर है, उसको क्या पता, वो इस लैंग्वेज को तो एग्जैक्टली नहीं समझता है। कंप्यूटर तो तुम्हारा बाइनरी में समझता है, मतलब जीरो या वंस, वन ट्रू या फॉल्स में समझता है। तो ये जो तुम पीस ऑफ कोड लिखते थे ना, किसी भी लैंग्वेज में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि सी सी प्लस प्लस जावा, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। अब वो सोर्स कोड को हम पहले कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, मतलब बोले तो जीरो और वन के फॉर्म में। और वो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन जाता है तुम्हारे कंप्यूटर को, और उसको एग्जीक्यूट करके
तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे हार्डवेयर वगैरह से काम कराता है, मतलब बोले तो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो तुम्हारे हार्डवेयर वगैरह से उस टाइप की चीजों को काम कराता है। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ। ठीक है। तो जब हम लोग सी सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते थे तो हमने क्या लिखा, सी सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम लिखा, सोर्स कोड लिखा, उसको हमें कंपाइल करना पड़ता था। कंपाइल करने के बाद में जो भी तुम्हारा डॉट एक्सी फाइल, अगर जैसे विंडो मशीन यूज करोगे तो डॉट एक्सी फाइल बनता था, अगर मैक या लिनक्स यूज करोगे तो जो कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनता है ना वो आउट डॉट आउट फाइल बनता है, मतलब ये बेसिकली डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। एग्जैक्टली इसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं बेसिकली। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब इसको जब जब तुम डबल क्लिक करोगे ना तो तुम्हारा रन कर जाएगा मशीन के अंदर, मशीन के ऊपर। ठीक है। तो जब हम लोग पहले सी सी प्लस प्लस में कोड लिखते थे, इसका मतलब ये जो कंपाइलर है, अगर हम लेट सपोज मैक मैक पे कंपाइल कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैक का तुम्हारा अलग कंपाइलर है। जब जो आपका जो कोड लिखा ना आपने डॉट सीपीपी में, लेट सपोज सी प्लस प्लस में आपने पीस ऑफ कोड लिखा दो नंबर को सम करने का, अब अगर मैक का कंपाइलर अगर तुम यूज करोगे और कंपाइल करोगे तो जो तुम्हारा मशीन कोड बनेगा, लेट सपोज डॉट आउट फाइल बना मैक के लिए, अगर सेम आउटपुट फाइल को अगर तुम रन कराना चाहो विंडो मशीन पे तो ये नहीं रन करेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर तुम लेट सपोज ये कंपाइलर तुमने यूज किया किसी दूसरे का, लेट सपोज विंडो का, जैसे ही तुम सोर्स कोड को कन्वर्ट करोगे मशीन कोड में, मतलब कंपाइल करोगे, इसका मतलब डॉट आई एक्सी फाइल बन जाएगी, डॉट ई फाइल बन जाएगी विंडो के लिए। अब ये डॉट ई फाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, वो अगर मैक या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन कराना चाहोगे तो वो रन नहीं करेगा। यही इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने बेसिकली जावा पे, मतलब उन्होंने सोचा कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाते हैं जिसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी ना रहे। ठीक है। और उसी टाइम पे बेसिकली जावा की खोज हुई थी। क्लियर हुआ क्या? हम्म। ठीक है। तो जावा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा, उसको अगर हमने कंपाइल किया, वो जो भी फाइल बनाना कंपाइल्ड फाइल, वो कहीं पे भी किसी भी मशीन पे रन कर जानी चाहिए। ठीक है। इसीलिए अगर तुम देखोगे ना जावा को बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार अगर आपने सोर्स कोड लिख दिया ना, उसको आप कंपाइल करके जो भी आपका जो भी आउटपुट फाइल बनेगा ना, उसको आप कहीं पे भी किसी भी मशीन पे रन करा सकते हो। ठीक है। बट सेम चीज आपका सी सी प्लस प्लस के साथ में नहीं होता था। इतना क्लियर है ना? हम्म। ठीक है। तो अब समझते हैं कि ठीक है, जावा के साथ में ये तुमको अगर प्रॉफिट मिल रहा है कि राइट वंस रन एनीवेयर, तो एक्चुअल में उन्होंने इस चीज को कैसे अचीव किया है? तो देखो जावा वाले बोलते हैं कि भाई तुम एक जावा का अगर कोड लिखते हो, जावा का अगर तुम कोड लिखते हो, उसको जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो जो आपका आउटपुट आउटपुट फाइल बनता है ना, डॉट क्लास फाइल बनता है, उसको वो लोग बाइट कोड कहते हैं। ये एक्चुअली बाइट कोड तुम्हारा डायरेक्टली मशीन कोड नहीं है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कंपाइलर जब सी सी प्लस प्लस में कोड लिखते थे तो जैसे ही तुम कंपाइल करते थे ना वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता था, डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता था। बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा में जब आप कंपाइल करते हो तो सबसे पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और ये बाइट कोड जब आप अपने जेवीएम को देते हो, वो आपका बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में एंड देन फिर उसको रन कराता है। तो यहां तक जो चीज है ना, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो बाइट कोड बना, जो डॉट क्लास बना, ये तुम चाहो तो मैक पे भी रन कर सकते हो, ये तुम चाहो तो विंडो पे भी रन कर सकते हो, ये तुम चाहो तो कोई अपना खुद का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वहां पे भी रन कर सकते हो। देन क्वेश्चन इज कि ठीक है, अब ये तो तुम्हारा जो बाइट कोड बना ना उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए ये जो जेवीएम यूज होता है ना, वो आपका डिपेंडेंट होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब अगर आपको बाइट कोड अगर लेट सपोज मैक पे रन कराना है तो मैक का जेवीएम चाहिए, विंडो पे रन कराना है तो विंडो का जेवीएम चाहिए। सिमिलरली अगर कोई दूसरा ओएस अगर आपके पास है, उस पे रन कराना है तो उस ओएस का आपको जेवीएम चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो जेवीएम है ना आपका जावा के अंदर में, जावा एक्चुअली तुमको एक एक सॉफ्ट जावा क्या है, जावा एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जिसके अंदर तुम पीस ऑफ कोड लिख सकते हो, उसको रन करा सकते हो। तो जावा जब तुम डाउनलोड करते हो ना ऑनलाइन से तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा नीचे। जैसे जेडीके होता है, जेवीएम होता है, जेआरई वगैरह होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। बट ये जो जेवीएम है ना, जेवीएम तुम्हारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म का अलग जेवीएम होता है। बट इस जेवीएम के कारण तुम्हारा जो पूरा का पूरा जावा है वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। इतना क्लियर हुआ क्या?
या हाँ, कंफ्यूज कंफ्यूज हो गया? नहीं समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो जावा कोड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जावा के अंदर जो तुम कोड लिखते हो ना, डॉट जावा फाइल, वो कंपाइल करते हैं हम। कंपाइल करने के बाद जो क्लास बनता है, जो आउटपुट फाइल बनती है, वो डॉट क्लास या बाइट कोड होता है। ये मशीन कोड नहीं है, मतलब 0 1 के फॉर्मेट में नहीं होता है। अब जेवीएम उसको रीड करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये जो बाइट कोड है वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, और ये इसकी खूबसूरती भी है बेसिकली। ठीक है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज जेडीके, जेआरई वर्सेस जेवीएम। तो देखो, सबसे पहले अगर तुमको जावा में कुछ पीस ऑफ कोड लिखना है, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो तुमको जावा सॉफ्टवेयर अपने लोकल सिस्टम पे, अपने लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम जावा को डाउनलोड करते हो ना, ओरेकल, जैसे ओरेकल की वेबसाइट पे जाओगे, जावा डाउनलोड कर सकते हो किसी भी वर्जन का। जैसे लेट सपोज जावा तुमने 17 डाउनलोड किया, तो जैसे ही तुम जावा 17 डाउनलोड करते हो, तुमको एक पैकेज मिलता है। वो पैकेज मिलता है जेडीके जावा डेवलपमेंट किट 17 करके। अभी मैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ठीक है? तो जेडीके मिलता है। अब इस जेडीके के अंदर में बेसिकली तुम्हारा कुछ टूल्स वगैरह होते हैं। एक बार नीचे करता हूँ। जेडीके के अंदर में तुम्हारे पास क्या होते हैं? कुछ डेवलपमेंट टूल्स वगैरह होते हैं, और उसके अलावा तुम्हारा जेआरई होता है। जेआरई बोले तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है। अब जेडीके, जेडीके समझ में आया क्या? जेडीके क्या होता है? हम्म। जेडीके बोले तो जावा डेवलपमेंट किट। जो तुमको ओरेकल की वेबसाइट पे जाके जो तुम पूरा जावा का पैकेज डाउनलोड करते हो ना, एक्चुअल में वो तुम जेडीके ही डाउनलोड कर रहे होते हो। अब उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट किट हो गए। डेवलपमेंट किट बोले तो कुछ कंपाइलर वगैरह होगा, कि तुम जो कोड लिख रहे हो उसको कंपाइल कैसे करना है। और भी कुछ बहुत सारे पीस ऑफ कोड होंगे, या बोले तो सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो तुम्हारे सोर्स ऑफ जो तुम्हारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल में, या बोले तो मशीन कोड में। तो उससे रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसीज वगैरह होंगी, वो तुमको इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है। और उसके अलावा जेआरई होता है। जेआरई बोले तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जेडीके इज रिक्वायर्ड टू डेवलप, कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम्स। और जेडीके रिक्वायर्ड होता है ताकि तुम जावा प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हो। ठीक है। अब जैसा कि तुमको समझ में आएगा, जेडीके इज इज नथिंग बट जेआरई प्लस डेवलपमेंट किट, सम डेवलपमेंट टूल्स। अब जेआरई समझते हैं। तो जेआरई तुम्हारा क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में बेसिकली जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, प्लस सम कोर लाइब्रेरीज, जैसे जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल्स। कहने का मतलब ये है कि जावा वालों ने कुछ पीस ऑफ कोड तुम्हारे लिए, मतलब यूजर्स के यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ पीस ऑफ कोड, कुछ लाइब्रेरीज लिखी हैं। वो कोर लाइब्रेरी तुम्हारा जेआरई के अंदर में होता है। जो नॉर्मली जब तुम, जैसे फॉर एग्जांपल जावा के अंदर में अभी मैं दिखाऊंगा, फर्स्ट प्रोग्राम जब लिखते हैं ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, राइट? तो उस टाइप की बहुत सारी लाइब्रेरी फंक्शंस जो है, ये हमें जेआरई के अंदर में मिलता है। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ। सो जेआरई प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशंस। मतलब पूरा का पूरा जेआरई जो होता है ना, तुमको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि कैसे तुम अपने जावा एप्लीकेशंस को रन करा सकते हो। नाउ व्हाट इज जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन? और ये जो जेवीएम होता है ना, वो तुम्हारा ओएस स्पेसिफिक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता है। मतलब जेवीएम जो होगा वो मैक के लिए अलग होगा, जेवीएम जो होगा वो विंडो के लिए अलग होगा। इसीलिए जब तुम देखोगे ना, जब तुम जेडीके डाउनलोड करते हो ओरेकल की वेबसाइट से, तो वो पूछता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तुमको जेवीएम चाहिए, या बोले तो जेडी जावा चाहिए, मैक के लिए चाहिए, विंडो के लिए चाहिए। तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तुम डाउनलोड करोगे, उसके अंदर उस टाइप के जेवीएम तुमको मिलेगा। सो जेवीएम इज अ वर्चुअल मशीन दैट रन्स योर जावा बाइट कोड। जेवीएम का काम ही ये है कि वो जो बाइट कोड है ना, उस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है तुम्हारा मशीन कोड के अंदर, और उसको रन कराता है। ठीक है। सो व्हाट जेवीएम्स व्हाट जेवीएम डू, कन्वर्ट योर बाइट कोड इनटू मशीन कोड। और उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह करता है। ठीक है। बहुत हाई लेवल समझ में आया क्या ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि जेडीके, जेआरई, जेवीएम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना? एक बार क्विकली समराइज करता हूँ। जब तुम ओरेकल से डाउनलोड करते हो, तुमको जेडीके मिलता है। उस जेडीके के अंदर में कुछ तुम्हारे पास डेवलपमेंट किट होते हैं, बोले तो कैसे कंपाइलर वगैरह कुछ फाइल्स वो देते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। प्लस कुछ जेआरई होता है बेसिकली, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट।
जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर तुम्हारे पास कुछ कोर लाइब्रेरी होती है, प्लस जेवीएम होता है, जेवीएम। ठीक है। अब चलो तुमको मैं दिखाता हूँ कि कैसा फाइल दिखता है एक्चुअली। अब ये देखो जब मैंने जावा डाउनलोड किया था ना, अभी मैंने अपने सिस्टम पे जेडीके 17 जेडीके 11 दोनों डाउनलोड किया, किसी एक को देखते हैं। तो ये जेडीके 17, अब इसके अंदर देखो बिन फाइल है ना, ये बिन, बिन के अंदर में जाओगे तो बहुत सारे ये सब क्या है एक्चुअली प्रोग्राम है, इन्होंने जावा वालों ने कुछ प्रोग्राम लिख के रखे हैं कि कैसे तुम्हारे कोड को कन्वर्ट करना है, कैसे कंपाइल करना है, वगैरह वगैरह सब कुछ, राइट। तो अभी जैसे इसमें तुम सर्च करो, तुम्हें पता है कि जब जावा के कोड को कंपाइल करते हैं तो जावा सी करके कंपाइल करते हैं, पता नहीं तुमने कभी डायरेक्टली टर्मिनल से किया है कि नहीं किया है। तो देखो ये उन्होंने जावा वालों ने कुछ प्रोग्राम लिख के दिया है, जावा सी। ये करता क्या है, तुम्हारे तुम्हारे कोड को कंपाइल करता है, मतलब जो तुमने सोर्स कोड लिखा है ना, उसको कन्वर्ट करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली जब कभी तुम जावा का प्रोग्राम रन कराते हो तो जावा से रन कराते हो, डायरेक्टली जावा और क्लास नेम लिखते हो। मैं अभी दिखाऊंगा एक एग्जांपल के साथ में। तो देखो ये जो जावा है ना, वो तब यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी तुमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है ना एज अ जेडीके, राइट, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो तुम्हें हेल्प करते हैं कि कैसे प्रोग्राम लिखना है, कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, वगैरह वगैरह। इतना क्लियर हुआ क्या, या कंफ्यूजन नहीं, है कोई? समझ आ रहा है। ठीक है। नहीं, समझ आ गया। ओके, चलो ठीक है, तो जेडीके वगैरह हो गया। अब हम समझते हैं कि जैसा कि जावा क्या है, तुम्हारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कोई सा भी पीस ऑफ कोड उसमें लिख सकते हो तुम। अब एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, अगर कोई प्रोग्राम लिखना है वेरी फेमस, और मतलब जो सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं कि अगर कुछ हेलो वर्ड प्रिंट कराना है तो कैसे कराते हो? तुम बोलोगे यार बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक तुम क्लास बनाते हो जिसके अंदर तुम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये तुम्हारा बेसिकली सिग्नेचर है कि कैसे मेन मेथड्स का सिग्नेचर कैसे है। और उसके अंदर तुम लिखते हो एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जो भी प्रिंट कराओगे वो प्रिंट हो जाता है, राइट। तो ये तरीका है, जैसे तुम ये पीस ऑफ कोड लिखते हो, ये तो वैसे पुराना तरीका था कि कोई भी अगर तुम, इनफैक्ट अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखना है तुम्हें, तो तुमको क्लास के अंदर क्लास एक बनानी पड़ती थी। बट अब जावा 21 के बाद में ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब चाहो तो तुम बना लो, बट मैंडेटरी नहीं है। चाहो तो तुम डायरेक्टली मेन मेथड भी लिख सकते हो, जैसे तुम C++ या सी में लिखते थे। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ। तो जैसे ये जो तुमने पीस ऑफ कोड लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ये सोर्स कोड है तुम्हारा। अब देखो, अगर अब जैसे तुमको अगर इसको रन कराना है तो सबसे पहले तुमको कंपाइल करना पड़ेगा। तो अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं एक्चुअली, इंटेलिजेंट में लिखते हैं और डायरेक्टली कंपाइल या रन का बटन दबाते हैं, और उनको आइडिया नहीं लगता है कि बेसिकली बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है। इसलिए मैं एक बार तुमको ना टर्मिनल से रन करा के दिखाऊंगा, तुमको आइडिया हो जाएगा कि होता कैसे है। तो जब तुम सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड को सबसे पहले तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइट कोड में, मतलब बोले तो डॉट क्लास फाइल, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें जावा, जो तुमने जेडीके डाउनलोड किया था ना, उसमें एक टूल मिलता है तुमको विच इज कंपाइलर, जावा सी, जावा कंपाइलर है। तो जब तुमको कोड को अपने कंपाइल करना है, तुमको ये एक टर्मिनल पे रन कराना पड़ेगा, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ये फाइल का नाम। एक बार मैं करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ठीक। अगर मैं दिखाऊं तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड डॉट जावा करके एक फाइल बनाई है। एक बार मैं इसका कंटेंट भी दिखाता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल एक क्लास लिखा है हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर मेन मेथड है। इसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया है, मतलब बेसिकली मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। अब मुझे सबसे पहले तो उसको कंपाइल करना है। तो जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा तो बेसिकली मुझे जावा सी रन कराना है। जावा सी क्या है, तुम्हारा एक प्रोग्राम है जो जेडीके के अंदर मिला है। अब जैसे ही मैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा करूंगा ना, एक क्लास फाइल बन जाएगी। ये कंपाइल कर दिया है। अब ये देखो ये क्लास फाइल बन गई ना। अब ये बाइट कोड है, इसको मैं डायरेक्टली रन करा सकता हूँ। अब रन कराने के लिए जेडीके वालों ने बोला है कि जावा यूज कर सकते हो। जावा दिखाया था ना, एक तुम्हारी एप्लीकेशन थी बेसिकली जो जेडीके के अंदर है। अब इसको डायरेक्टली जब तुम ये हेलो वर्ल्ड करके रन कराओगे तो रन हो जाएगा। रन हो गया ना, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हाँ। समझ में आता है? तो जावा सी जो था वो तुम्हारा सोर्स कोड को कंपाइल किया, कंपाइल करके जावा डॉट क्लास वहीं पे बना दिया। और जब मैंने जावा
जो जो तुम्हारा जावा एप्लीकेशन है वो बेसिकली क्या किया उसने, डायरेक्टली क्लास फाइल को तुम्हारे रन करा दिया, मतलब बेसिकली उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके डायरेक्टली उसको रन करा दिया है। ठीक है। तो जब तुम इंटेलिजे से या किसी और टूल से जब कर रहे होते हो ना डायरेक्टली रन, इंटरनली वो यही कर रहा होता है बैकग्राउंड में। ठीक है। तो जैसे ही तुमने कंपाइल किया, इसने क्या किया, इसने एक क्लास फाइल जनरेट कर दी जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। और जैसे ही तुमने इसको रन कराया, जेवीएम बोले तो जावा वर्चुअल मशीन, इसने क्या किया, तुम्हारे क्लास फाइल को उसने लोड किया है और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। तुम्हारे क्लास फाइल को लोड किया, लोड करने के बाद उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसको डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में जब तुम कोई पीस ऑफ कोड रन कराते हो तो ऐसे रन करता है। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना अल्टीमेटली, कि ये तुम्हारा जेडीके था जो तुमने डाउनलोड किया था, जेडीके के अंदर तुम्हारा बेसिकली जेआरई था, और जेआरई के अंदर तुम्हारा जेवीएम था। एक्चुअल में तो जेवीएम ही है जो तुम्हारा पीस ऑफ कोड को रन करा रहा है, या बोले तो बाइट कोड को कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में और उसको रन करा रहा है बेसिकली, राइट। तो अब इस जेवीएम के बारे में और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जेवीएम का काम दो दो काम है इसका। एक काम क्या है कि जो तुम्हारा बाइट कोड है ना उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन कराता है, और जो भी तुम वेरिएबल वगैरह इनिशियलाइज करते हो अपने कोड में, उसको मेमोरी, मतलब मेमोरी में कहाँ पे रखना है, ये सब में पूरा मेमोरी का जो मैनेजमेंट है वो तुम्हारा जेवीएम ही करता है। ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो जेवीएम इंटरनली कैसे दिखता है, कहने का मतलब जेवीएम का जो मेमोरी है, मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ना जैसे जैसे तुम अभी जावा में और अच्छे से कोड लिखना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं बार बार तुम देखोगे ना कि जेवीएम के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, या जेवीएम में तुम्हारा इशू आ गया, आउट ऑफ मेमोरी हो गया, ये सब चीजें बात करेंगे। ठीक है। तो देखो जेवीएम का जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, बट मेनली ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड एरिया, हीप, स्टैक, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हीप और स्टैक ही है बेसिकली। ठीक है। इसीलिए मैं इसको ज्यादा अच्छे से कवर किया हूँ, बाकी को तुम पढ़ सकते हो अगर तुमको टाइम मिले तो। ठीक है। अब जैसे हीप क्या होता है, तो देखो जब भी जावा के अंदर जो तुम पीस ऑफ कोड लिखते हो, तो मैंने क्या बोला, जब तुम उसको कंपाइल करोगे बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइट कोड के बाद जब जेवीएम क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद जो भी उसको रन वन बाई वन रन कराना स्टार्ट कर देता है। बट रन कराने के लिए डेफिनेटली उसको मेमोरी में तो रखना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अपने पीस ऑफ कोड में बोला कि दो नंबर का सम करना है, A = 5, B = 10। तो अगर A + B करना है तो इसका मतलब ए और बी को कहीं रखना पड़ेगा, मेमोरी में तो कहीं रखना पड़ेगा ना। तो वो तुम्हारा जेवीएम सब मैनेज करता है। तो देखो हीप जो होता है, हीप जो एरिया होता है, कहने का मतलब जो तुम्हारा पूरा का पूरा जेवीएम के अंदर जो मेमोरी है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मेनली दो पार्ट्स में हम बोल सकते हैं, एक हम बोलते हैं हीप, एक बोलते हैं स्टैक। हीप में होता है जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो बाय यूजिंग ऑफ न्यू कीवर्ड, वो तुम्हारा असाइन होता है हीप वाले एरिया में। ठीक है। और स्टैक स्टैक जो होता है वो मेनली तुम्हारा दो काम के लिए होता है। जितने भी तुम लोकल वेरिएबल बनाते हो, और जितने भी तुम मेथड कॉल करते हो, या मेथड के अंदर भी कभी कभी तुम मेथड कॉल करते हो, तो वो सारी चीजें तुम्हारी स्टैक के अंदर में आती है। इतना क्लियर हुआ क्या, या कंफ्यूज कर दिया? हाँ, नहीं समझ आ गया। ठीक है। तो ये हीप और स्टैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, अब एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, इसका यूज करके थोड़ा समझते हैं कैसे हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा जो करके आ रहा है बहुत ही सिंपल, दो नंबर को सम कर रहा है, A + B कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक अपना क्लास बनाया, ऐड 2 नंबर्स। अगर मैं जावा 21 या उसके बाद का कोई वर्जन यूज करता ना तो मुझे क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। बट चूंकि मैं जावा 21 का 17, मतलब पहले वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ 17, तो उसमें मुझे कुछ भी लिखना है ना जावा के अंदर में तो मुझे क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्लास बना दिया, क्लास के अंदर जो भी क्लास का नाम तुम रखना चाहते हो अपने क्लास का नाम, और उसके अंदर तुमने मेन मेथड लिख दिया कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये तुम्हारा मेन मेथड का स्ट्रक्चर होता है कि तुमको मेन मेथड ऐसे ही लिखना है, जब भी तुम लिखोगे तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके अंदर में स्ट्रिंग्स ब्रैकेट आर्क्स। ठीक है। इसमें तुमने क्या किया, इंट A = 10 किया, इंट B = 20 किया, सम, तुमने दोनों नंबर का सम किया और सम को प्रिंट करा दिया। तुमने ये पीस ऑफ कोड लिखा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। अब जैसे ही तुम इसको ना सबसे पहले तो कंपाइल करोगे,
जैसे ही जब तुम कंपाइल करोगे क्या लिखोगे तुम? जावा, सी, और जो भी तुम्हारा क्लास का नाम है, या बोले तो ऐड, जो फाइल का नाम होगा, ऐड टू नंबर्स डॉट जावा। जैसे तुम ये रन कराओगे, तुम्हारा बाइट कोड बन जाएगा, बोले तो ऐड टू नंबर्स डॉट क्लास फाइल, ये बन जाएगा। अब जब तुम इसको रन कराना है, कैसे रन कराओगे? तुम बोलोगे जावा और अपने क्लास का नाम लिख दोगे। जैसे ही तुम ऐसे करके रन कराओगे ना, ये करता क्या है, जेवीएम तुम्हारा बाइट कोड या बोले तो क्लास फाइल जो है ना, उसको लोड करता है पहले। लोड करने के बाद ये जो मेन मेथड है, मेन क्या है, ये भी तो मेथड है ना, राइट? हम्म। तो देखो, जैसे मैं बताया, जेवीएम क्या करता है, जेवीएम के पास में एक एक मेमोरी होती है। ये जेवीएम का मेमोरी समझ जाओ। जेवीएम का मेमोरी है, इसमें दो चीजें होंगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मोटा मोटा दो चीजें समझ लेते हैं, हीप और स्टैक। अब देखो, ये सबसे पहले जेवीएम तुम्हारा क्या किया, इस क्लास को लोड कर लिया है तुम्हारे जेवीएम में, जेवीएम मेमोरी के अंदर में। अब इंट ए इक्वल टू जैसे ही 10 किया ना, ये तुम्हारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल तुम्हारा असाइन हो जाएगा तुम्हारे स्टैक के अंदर में, ए। लेट सपोज उसके अंदर वैल्यू 10 है। सिमिलरली तुम्हारा बी, ये भी तुम्हारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा। तुमने सम किया, और सम के अंदर में तुमने ए प्लस बी कर दिया, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और ये तुम्हारा सम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तुमने पीस ऑफ कोड कॉल लिखा है, वो किसके अंदर लिखा है, मेन मेथड के अंदर। तो सबसे पहले तो मेन ही मेथड तुम्हारा एग्जीक्यूट होता है। तो स्टैक के अंदर में सबसे पहले तुम्हारा मेन मेथड आता है। मेन मेथड, एक ऐसे मेन मेथड आ जाएगा इसके अंदर। ये इसके अंदर में बेसिकली क्या होगा, ए बी और सम तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, या हाँ, कंफ्यूज कर दिया? समझ गया। समझ गया ना, ठीक है। तो जो तुम्हारा जेवीएम होता है, वो तुम्हारे क्लास को लोड करता है, फिर उसके बाद जो मेन मेथड है ना, वो तुम्हारा स्टैक में पुश होगा। और ये जो तुम्हारा ए बी और सम, ये तुम्हारा लोकल वेरिएबल था, तो ये तुम्हारा स्टैक में ही जाएगा, कैलकुलेशन होगा, और आउटपुट आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आपका आउटपुट प्रिंट हो गया, मतलब ये जो मेन मेथड था, उसमें जो भी तुमने पीस ऑफ कोड लिखा था वो कंप्लीट हो गया। अब वो क्या होगा, तुम्हारा मेन मेथड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, वो स्टैक से बाहर हो जाएगा। मतलब स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जब तुम डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। उसमें बेसिकली कोई भी चीज तुम पुश कर सकते हो, कोई भी चीज पॉप कर सकते हो, राइट? तो जैसे ही तुम्हारा मेन मेथड रन किया ना, वो तुम्हारा स्टैक के अंदर जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो वहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जब तुम प्रोग्राम को रन कराते हो इंटरनली। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक? नहीं, समझ आ गया। ठीक है।